स्टूडेंट हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जैसे भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जैसे दूसरे भाग से शुरू करते हैं। दूसरे भाग का नाम क्या है? सिटीजनशिप, जिसको कहते हैं नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और भाग क्या है? भाग इसका 2 नंबर है। भाग 2 में नागरिकता का बात किया गया है, भाग 2 में। और अनुच्छेद 5 से 11 है। अमेरिका के दोहरी नागरिकता की बजाय ब्रिटेन की एकल नागरिकता से हमारे देश की नागरिकता आई है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कि कह रहा है कि भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ये बात अनुच्छेद 5 में कहा गया है। और अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। जब पाकिस्तान देखे और कुछ वहाँ के लोग इंडिया में आना चाहते, तो इंडिया वाले जब इधर आ रहे थे तो उनको बोल रहा था कि नागरिकता मिल जाएगा उस टाइम। और अनुच्छेद 7 में कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार, जैसे कि कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, उसके बाद फिर उनको लगा कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं अपने इंडिया में, तो वहाँ से लौटने के बाद भी इनको फिर से नागरिकता मिली जाएगी। मतलब वो प्रवासी हुए थे, पाकिस्तान में गए थे प्रवास करने के लिए, लेकिन फिर से लौट आए थे। तो आर्टिकल ये 7 में कहा गया। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार से संबंधित हैं, जैसे कि कुछ लोग बाहर विदेश में कमाने वगैरह के लिए जाते हैं, जैसे सऊदी वगैरह जाते हैं ना, तो उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी, बनी रहेगी। इस बारे में किसका कहा गया है कि आर्टिकल 8 में, मतलब 8 में, अनुच्छेद 8 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। और 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब आप भारत की नागरिक बने रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 10 कहा गया है। और अनुच्छेद 11 में क्या गया है कि जो नागरिकता संबंधी कानून है ये भारत का संसद बनाता है। संसद का कौन सा? गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम था वो 1955 में सबसे पहली बार आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम। और उसमें अधिनियम में 4 बार कुल संशोधन हुए थे। ठीक है। और 5 आधारों पर नागरिकता किसी भी व्यक्ति को मिलती है। 5 आधार कौन सा है कि वो जन्म के आधार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत में अगर पैदा हुआ तो भारत का नागरिक होगा, ये कहा गया था बात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद। अपवाद में कुछ था कि जो राजनयिक के बच्चे हैं या विदेशियों के बच्चे हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। और वंश और परंपरा द्वारा 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तब। ठीक है। और तीसरा क्या है कि देशीकरण द्वारा, कि भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। जैसे अपना आधार कार्ड बनवा लो, अपना राशन कार्ड में नाम जुड़वा लो, वोटर लिस्ट बनवा लो धीरे धीरे ना, तो इसी को कहते हैं कि देशीकरण द्वारा नागरिकता। और
एक होता है पंजीकरण द्वारा और एक होता है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार मतलब किसी नए विभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र को के जो लोग होते हैं उनको भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था ना 1955 में शायद, तो उसको वहाँ के जो लोग थे उनको भी नागरिकता मिल गई थी फ्री में। तो जो अधिनियम जो 4 आया था, संशोधन 4 बार हुआ था, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में आया था। उसमें तो एक ठो 1986 में संशोधन हुआ था, एक 2003 में हुआ था और एक ठो 2005 में हुआ था और एक ठो 2015 में हुआ था। क्या क्या हुआ था चलो देखते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1986 में आया था, उसमें क्या क्या हुआ था कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए तभी नागरिकता मिलेगी। और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। ठीक है। और इसके पहले ये क्या थी, 6 महीने तक निवास कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रमाणित कर दिया जाएगा कि चलो भाई ठीक है आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब में ये 5 साल के लिए लागू हो गया है। ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता कम से कम भारत में 10 वर्ष रहने पर दी जाएगी। इसके पहले ये 5 वर्ष था, अभी में ये 10 वर्ष हो गया है। तो ये सब बदलाव किए गए थे संशोधन नागरिकता संबंधी अधिनियम 1986 द्वारा। ठीक है। अगला है 2003 में जो संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश में घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए संशोधन ने उपरोक्त शर्त और अधिक कठोर बना दिया था। जैसे ये जो दिए थे 1986 में, तो बांग्लादेश में कुछ घुसपैठ आ गए थे, तो इस हिसाब से 2003 में जो संशोधन हुआ था उसमें थोड़ा और सुधार किया गया था। उसमें क्या किया गया था कि कानून के अनुसार 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद जो जन्मे बच्चे हैं के लिए उनके स्वयं के जन्म के तथ्य के अतिरिक्त उनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होना चाहिए। एक माता पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा दूसरा अवैध प्रवासी होना चाहिए। तो जो 2003 में संशोधन हुआ था ना, तो इसमें जो बांग्लादेश के कुछ लोग घुसपैठित हुए जो भारत में घुस आए थे, और इसमें ना कुछ तो लोग जो थे वो जैसे भारतीय किसी लोग से शादी कर लिए थे, तो इस हिसाब से जो उनका बच्चा होगा वो तो एक तो उनकी मम्मी या तो पापा कोई भी एक वो एक क्या होंगे भारतीय नागरिक, उनके पास होगा नागरिकता, और जो विदेशी आए उसके पास तो नागरिकता होगा नहीं। तो इस हिसाब से बच्चे की नागरिकता तय की जाएगी कि उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो उसको इसी तरह से कठोर बनाया गया था। यहाँ पर किया गया है कि जब 2003 में संशोधन हुआ कि उसका माता पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये कहा गया है कि उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। कि पता चला एक मतलब एक जन कोई भारतीय नागरिक है और दूसरा कोई विदेशी है, पता अगल बगल का, तो उसके पास नागरिकता नहीं है, तो इस हिसाब से उनके बच्चों को नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला था कि भारतीय नागरिकता की जब समाप्ति हुई थी 3 अधिकारों पर किस तरह से उसकी समाप्ति की जाए। जैसे आप नागरिक हैं तो कभी आप उल्टा पुल्टा काम कर दिए ना तो आपकी नागरिकता नष्ट की जा सकती है। पर जैसे तीन तरह से वो किया जा सकता है। तो पहला तो है कि नागरिकता को परित्याग कर देना, मतलब आप अगर खुद से अपना इच्छुक हैं इस देश की नागरिकता छोड़ने के लिए कि हम जा रहे हैं विदेश, वहाँ की नागरिकता ले लेंगे, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जाइए नागरिकता
वहाँ की ले लीजिए, ठीक है। और एक दूसरा क्या है कि आप बर्खास्त किए जा सकते हैं। बर्खास्त या आपकी नागरिकता समाप्त कब की जा सकती है? जब आप ना जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अपना लें, तब आप बर्खास्त किए जा सकते हैं। और तीसरा है कि वंचित करना। वंचित करना कैसे होता है कि कुछ मामलों में जो सरकार है आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए लागू नहीं है। यह केवल उन नागरिकों के मामलों में लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण, प्राकृतिकरण या केवल अनुच्छेद 5 खंड सी द्वारा नागरिकता प्राप्त की है। उस हिसाब से इनको वंचित करना होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो अपना कार्ड बनवाते हैं। जैसे इसका मतलब उनको नागरिकता मिलेगी। जैसे उसको क्या कहते हैं? पर्सनल ऑफ इंडिया ऑरिजिन, PIO कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे सुंदर पिचाई हैं, वो तो वहाँ पे रहे हैं लेकिन वो इंडिया के हैं, तो इस हिसाब से उनको नागरिकता जो है। तो कोई व्यक्ति PIO कार्ड के लिए पात्र होगा यदि वह पात्र कब होगा? यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो। तब ये जो दुश्मनी लोग हैं ना अगल बगल के, इन सबको छोड़ दिया गया है। किसी और देश का हो तो उनको PIO का कार्ड दिया जा सकता है, मतलब दिया जाएगा, पर्सनल ऑफ इंडिया ऑरिजिन का, मतलब कि आप भारत के मूल व्यक्ति हैं। और दूसरा क्या है कि किसी अन्य समय में भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति का जीवन साथी हो, तब भी आपको PIO दिया जाएगा, पर्सनल ऑफ इंडिया ऑरिजिन। जीवन साथी मतलब क्या कर लिए हो और का भारतीय पासपोर्ट धारण किए हो या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति का जीवन साथी हो। चलो अगला है कि PIO जो कार्ड धारक 15 साल तक मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ भारत में प्रवेश कर सकता है। उन्हें अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ ये चीज़ें फ़ायदे में हो जाती हैं। जैसे जो विदेशी लोग आते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन आप PIO हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो पर्सनल ऑफ इंडिया ऑरिजिन की ही हो ना, इसीलिए कुछ सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि भारत के नागरिक जो होते हैं उनको मिलती है, ठीक है। एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड बनता है। तो ये क्या कर रहा है कि भारत भ्रमण के लिए एक बहुउद्देशीय बहुप्रवेश आजीवन वीजा है ये। इसकी शुरुआत 2005 में भारत सरकार द्वारा हुआ था और गृह मंत्रालय के अनुसार OCI ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे। उस तारीख को उसके बाद भारतीय नागरिक थे, उनको OCI कार्ड मिलेगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था तो उन व्यक्तियों को ये OCI कार्ड मिलेगा। और पात्र नहीं, दो लोगों को OCI कार्ड नहीं मिल सकता है, वो एक तो पाकिस्तान के, एक बांग्लादेश के नागरिकों को, क्योंकि बांग्लादेश वाले भी तो पाकिस्तानी ही हैं, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। अगला देख लेते हैं कि सामान्य परिचय कुछ, जैसे मूल अधिकार की मांग, ये 1931 में हुआ था।
और अधिवेशन कराची अधिवेशन के द्वारा हुआ था और अध्यक्षता सरदार पटेल जी किए थे, प्रारूप बनाए थे नेहरू जी। मूल अधिकार जो था वो 7 था, लेकिन अभी में 6 बचा है, 7 नहीं है। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया गया था मोरारजी देसाई द्वारा, और इसको ले जाके 300 के आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। और ये जो मूल अधिकार है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करता है। मौलिक अधिकार इन सबको संदर्भित करता है। अगला है संवैधानिक प्रावधान। जैसे जो मूल अधिकार है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1215 में किंग जॉन, जो कि इंग्लैंड के थे, अधिकार संबंधी पहला लिखित दस्तावेज था और 1789 ईस्वी में फ्रांस में मूल अधिकार का स्थान लिया था। मूल अधिकार जो है भाग 3 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 6 मौलिक अधिकार अभी बचे हैं, 7वां हम बताएं कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो 82वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये संपत्ति का अधिकार जो है इसको भाग 3 से हटाकर भाग 12 में कर दिया गया था। भाग 12 में कौन से? 300 के आर्टिकल ए में ये रहा, और कानूनी अधिकार इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से जो 35 तक था, तो उसमें छह मौलिक अधिकार थे। तो उसमें देखेंगे तो समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 1923 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 12, अब इसका अनुच्छेद एक एक देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है कि कोई राज्य कैसा होता है, इसकी परिभाषा है। स्वतंत्र वो निर्णय ले सके, अपना स्वयं का नियम कानून बना सके, इन सबको राज्य कहते हैं। और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में असंगत या उनका हनन करने वाले कानूनों को न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है। कि मौलिक अधिकार, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को हनन करने वाले कानून को जो न्यायालय है उसको हटा सकती है, कि मौलिक अधिकार का बना रहना। अब आते हैं समानता का अधिकार 14 से 18 तक जो है। तो अनुच्छेद 14 में जो है इसमें क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून से समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में ये बात की गई है। और 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे कोई सरकारी नौकरी वगैरह है तो उन सब में सबको मतलब जो भारत का नागरिक है सब इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सबको दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में कहा गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत,
लोग पहले बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ वगैरह रखते थे, तो उन सब की उपाधियों का अंत कर दिया, क्योंकि वो अलगाव दिखाते थे ना, तो इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, देख लेते हैं। ये तो समानता का है कि सब समानता के बारे में बात कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है, लेकिन 19 जो है ना, यही तो इसका सबका पूरा संविधान का रीढ़ है। मौलिक अधिकार, पूरा मौलिक अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा यही देता है। जैसे 6 प्रकार का संरक्षण देता है। मूल संविधान में 7 अधिकारों का संरक्षण है। जैसे अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, बोलने का, वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 डी में आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब कहीं आ और जा सकते हैं। और अनुच्छेद 19 के ई में कहीं रहने बसने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19 के जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो है, और 19 तो हो गया। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि कोई आपको पकड़ लिया है और ज़बरदस्ती उस मतलब वो आप वो गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं, इसके बारे में आपको बताने का मौका मिलेगा, ऐसा कहा गया है। और इसमें 20 के ए में जो कहा गया है वो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब कि तुमको पकड़ के तुरंत ही मारने पीटने नहीं लगेंगे। और अनुच्छेद 20 के बी में क्या कहा गया, मतलब 2 में क्या कहा गया, दोहरे दंड के संरक्षण नहीं। दोहरा दंड से संरक्षण की मतलब ये है कि एक बार छोटे न्यायालय में ले गए, भैया इसने ऐसा काम कर दिया है, इसको ये सज़ा होनी चाहिए। एक बार वो मार पीट के छोड़ा, फिर दूसरे न्यायालय में ले गए, अब कि इसको फांसी की सज़ा दे दो, तो 10 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो यही बोल रहा है कि दोहरे दंड से संरक्षण बी में कहा गया है। और अनुच्छेद 20 के 3 में जो कहा गया है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। कोई होता है ना, तो पकड़ लेता है, बोलता है इसको कबूल करो कि ये जो गुनाह है तुमने ही किया है, तो ये इसके लिए संरक्षण देता है अनुच्छेद 20 के 3 में। अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा बताता है। इसलिए कोई सुसाइड कर लेता है ना, तो उसको अपराध माना जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। और अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जो कि 2002 में शायद जोड़ा गया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण। और आगे देख लेते हैं, आगे आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि आपके अगर कोई शोषण कर रहा है तो वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम से का निषेध है। इसमें कहा गया है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं। अगर वो काम नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती नहीं, मार पीट के एकदम ज़बरदस्ती काम ले लें, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसको किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे बहुत से गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, तो वो काम करने के लिए एकदम इच्छुक होते हैं कि उनको भाई, जब जिसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो काम करने के लिए इच्छुक होगा ऑब्वियसली। तो कुछ लोग पकड़ के ना ऐसे जगह पर लगा, जैसे कोयला खदान वगैरह में, ऐसे जहाँ खतरनाक जगह होते हैं तो वहाँ पर लगा देते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि खतरनाक जगहों पे नहीं लगाना है, 14 वर्ष से बच्चे से काम लेना ही नहीं है।
थोड़ा बहुत काम जैसे घर का काम तो अलग बात है, ये खतरनाक काम का बात कह रहा है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया, अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे आप जिस धर्म को मानते हैं तो उसको आप मानने करके, या नहीं कि आपको कोई मारने लगे कि इस धर्म को मत मानो, ये धर्म मानो, ये सब, इन सब का संरक्षण जो है, इन सब का बात कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में आप जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उस धर्म को अपना लो। और अनुच्छेद 26 में क्या कहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। बहुत लोग अपना जैसे भजन कीर्तन कहवाते हैं, 3 दिन तक चिल्लवाते हैं, तो कोई इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद जैसे 27 में क्या कहा गया है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, कि आप अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए पैसा रखे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये बात कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 28 में क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, कि आप जो है अपना जो है धार्मिक, खुद का धार्मिक स्कूल, विद्यालय, मदरसा वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन अपने खुद का, लेकिन जो राजनीतिक शिक्षण संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना खुद का खोल सकते हैं धार्मिक शिक्षण संस्थान, ये अनुच्छेद किस में कहा गया है, 28 में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जे ढेर बा वो शेर बा, ऐसे बोला जाता है ना, तो जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो तो अपना गब्बराई से ये काम कर लेते हैं होगा। तो इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके भी हितों का संरक्षण किया जाएगा अनुच्छेद 29 में। जैसे अल्पसंख्यक में सबसे पहले मुसलमान आते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं, सिख, फिर ईसाई, फिर पारसी, ये सब जो आते हैं ना, ये सब अल्पसंख्यक। उसके बाद बौद्ध लोग। तो इनकी बात किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि वैसे जैसे धार्मिक लोग अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, वैसे अल्पसंख्यक लोग भी अपना खुद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और चला सकते हैं, अनुच्छेद 30 में। अब आ जाता है एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 में क्या था, वही संपत्ति का अधिकार था, जिसको खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें क्या, इसको जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहे। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देशक आदेश या रिट जारी करने की शक्ति जो है इस अनुच्छेद 32 में ही है। 5 तरह का जो रिट निकलता है अनुच्छेद 32 के थ्रू ही निकलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का आत्मा। ठीक है, 5 प्रकार का रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। और अगला है परमादेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रोकना। और उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होना या सूचना देना। और 5वां अधिकार परीक्षा, को वारंटो जिसे कहते हैं, ये रिट क्या है, अधिकार
या वारंट के द्वारा होता है। जैसे ये सब ना किसी सरकारी संस्थानों में ही लगता है। जैसे टीचर वगैरह पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए ये सरकारी सरकारी जो संस्थान है उसी में लगता है, प्राइवेट वाले में नहीं लगता है। अगला है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 33 में किया गया। अधिकार का संसद विधानमंडल को नहीं है। जो इनका अधिकार है, इसका संशोधन का अधिकार जो है संसद को है, लेकिन विधानमंडल को नहीं। और उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन तथा सशस्त्र बलों के बीच अनुशासन बनाए रखना। मार्शल लॉ का एक्ट किस में आता है? तो अनुच्छेद 34 में आता है। मार्शल लॉ के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जिसके ऊपर मार्शल लॉ लगता है ना, मार्शल लॉ एक सैन्य कानून है, तो उस समय मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और भाग 3 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून अनुच्छेद 35 बनाता है। यह अनुच्छेद 35 में है। और संविधान संसद विधानमंडल को नहीं है। अधिकार जो है, इसका अधिकार जो है कानून बनाने का संसद को है, लेकिन विधानमंडल को नहीं। अगला कुछ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कि मौलिक अधिकार में संशोधन कब कब हुआ था, कब कब किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा। वैसे नॉर्मली मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था, लेकिन हुआ था। जैसे एक आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में था। संसद अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। और दूसरा है कि 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 में, इसमें मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। और तीसरा था केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था। इसमें संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन उसमें आया था 1976 में। अनुच्छेद जो 368 था, इसमें खंड 4 और 5 जोड़कर एक प्रावधान किया गया कि मूल अधिकारों में किए गए संशोधन को किसी अदालत में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। और 5वां क्या है कि मिनर्वा मिल वाद आया था 1980 में। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है, और इसके तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अब कुछ हम MCQ देख लेते हैं इसी मूल अधिकार से संबंधित। तो पहला है कि भारतीय संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो मूल अधिकार से है। मूल अधिकार ऑप्शन नंबर C है। और नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। जो मौलिक अधिकार हो वो कहाँ से है? तो 12 से 35 तक है। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि प्रारंभ में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 थे,
अभी में 6 हैं। अगला है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से निम्न को प्रदान किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट। और अगला क्या है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों को, लेकिन कुछ दशाओं में। अगला है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किससे संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिया गया था, हम बताए थे। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये समानता का अधिकार। अब बराबर का मतलब ये क्या है? समानता दिखा रहा है और क्या? बराबर सुरक्षा। अगला है कि भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो प्रेस मतलब आपको बोलने का अधिकार किसमें था? वाक और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के ए में था, तो उसी में है। ठीक है। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कारखानों अथवा खानों में व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो बंदी का प्रत्यक्षीकरण दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है उसको जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश, मैंडेमस। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक था, तो 25 में किया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार जिसमें 5 रीट निकाला जा सकता है, आर्टिकल 32। ठीक है, तो बस खत्म हुआ इतना मौलिक अधिकार।